फोर्थ पार्ट में हम लोग 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक करेंगे। 61 है IRNSS के बारे में, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS। नाविक बोलते हैं इसको, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन करके प्राइम मिनिस्टर ने इसका नाम वगैरह दिया था। ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा थी, ये पहले से किया जा रहा था, बट 2016 में इसके लास्ट सेटेलाइट की लॉन्च हुई थी तब से न्यूज़ में। और इंडिया की जो लैंडमार्क चीज़ें हैं, जैसे आपका मंगलयान हो गया है ना, मंगलयान हो गया, और चंद्रयान हो गया, और मिशन शक्ति हो गई, वो मिसाइल के लिए, एंटी मिसाइल के लिए, ये सारी चीज़ें। और इंडिया जो स्पेस में अपना स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रही है धीरे धीरे, ये मेंस का क्वेश्चन आया हुआ। स्पेस स्टेशन की बात हो गई, IRNSS की बात हो गई। ये जो है ना आपके फोकस एरिया हैं, जो कंट्री के लैंडमार्क चीज़ें हैं स्पेस के अचीवमेंट में, जो और करेंटली चल रही हैं, है ना। ये नहीं कि आप आर्यभट्टा का जाकर पढ़ने लगो पहले वाला, जो चल रही हैं और जो लैंडमार्क हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा। तो ये क्वेश्चन आया तो उसी के बारे में, IRNSS के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे और सही गलत बताने थे। तो इसमें पहला तो ये स्टेटमेंट है कि हैज़ 3 सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी एंड 4 सैटेलाइट्स इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। सही बात है। इसमें यही प्लान किया गया था कि 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी में होंगे और 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस में होंगे, टोटल मिला के 7 होंगे। लेकिन जो लास्ट वाला था ना, उसमें से एक में खराबी निकल गई, तो फिर 8th भी डाल दिया गया। लेकिन चूंकि एक खराबी निकली तो वो रिप्लेसमेंट है, तो ओवरऑल 7 सैटेलाइट ही हैं। 3 हैं जियो स्टेशनरी में, 4 हैं आपके जियो सिंक्रोनस में। देन सेकेंड स्टेटमेंट आपको कहाँ पे कंफ्यूज किया था कि डेटा से कंफ्यूज करता है यूपीएससी। जैसे आपने देखा कि अभी बोला कि लीडर ऑफ अपोजिशन 75 मेंबर होता है, और वहाँ पे कितना होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन 10% होता है, तो अराउंड 55 आएगा। इसी तरह यूपीएससी ने पहले 2017 का भी पेपर आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ भी डेटा स्विच की थी इस तरीके से, नंबर्स थोड़े चेंज कर देता है। और यहाँ पे क्या चेंज किया है, IRNSS कवर्स एंटायर इंडिया एंड अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। नहीं, 5500 नहीं, यहाँ पे एक डिजिट चेंज की हुई है, ये 1500 किलोमीटर। अब मैं आपको बताऊँ, मैंने एग्जाम में मिस्टेक से एक्चुअली में इसको चूज़ कर लिया, ठीक है, और 1 एंड 2 करके आ गया, दिमाग से निकल गया कि 1500 था, 5500 देख के। तो आपको ना इस तरह की फैक्चुअल मिस्टेक नहीं करनी है, हमेशा ध्यान रखना है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन आए हुए हैं, और एकदम सीधे सीधे डेटा जो है ना रिवर्स की हुई है, थोड़ी चेंज की हुई है। इंडिया का सॉवरेन वेल्थ फंड था, वहाँ पे भी इन्होंने इसी तरह की चीज़ें चेंज की थी, तो वो 2017 के पेपर में देखेंगे। 1500 किलोमीटर ना, तो ये रॉन्ग है, 2 रॉन्ग हो जाएगा, तो आपके तो यहाँ तो हो गए काम खत्म। इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विथ फुल ग्लोबल कवरेज बाय द मिडिल ऑफ 2019। 16 में आप बना रहे हो 1500 किलोमीटर, और उसके बाद 3 साल में आप पूरा वर्ल्ड को कवर कर लोगे नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से, आपका वर्ल्ड भर के लिए। तो फिर आपके सैटेलाइट भी उतने बनाने पड़ेंगे ढेर सारे। ये तो अनअचीवेबल टाइप की इस टाइप पे अभी के लिए लग रही है कि आप GPS जैसा कर लोगे बिल्कुल। तो ये तो आप एलिमिनेट कर सकते थे ना कम से कम, है ना। ऊपर से इधर 5500, इधर इतना कि हम 2 साल में इतना कवर कर लेंगे, तो ये दोनों साथ में ऐसे भी नहीं जा रहे थे, तो करके अराइव कर सकते थे। लेकिन वो फैक्चुअल मिस्टेक ना करें। तो टाइम फ्रेम की बात करें, इसका कवरेज ऐसा है, बाद का जब कवरेज हो जाएगा नाविक का, तो 1500 किलोमीटर स्क्वायर तक कवर करने की बात है, तो ऐसा कवरेज होगा इसका। और अगर बात करें इसमें क्या है, तो देखिए 2010 में इसका प्लान बना था, 2011 से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट टोटल 7 सैटेलाइट लॉन्च करने थे, तो 1A 1B 1C करके ऐसे करते हैं। तो 1A IRNSS का लॉन्च हुआ था 2013 में, 1B जो हुआ था 2014 में लॉन्च हुआ था, PSLV रॉकेट यूज़ किए जा रहे थे। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे 1C लॉन्च किया गया था कब, 2014 में, 1D लॉन्च हुआ था 15 में, 1E लॉन्च हुआ था 2016 में, 1F हुआ था लॉन्च 2016 में, और 1G लॉन्च हुआ था 16 में। फिर क्या हुआ कि 8th सेटेलाइट डालना पड़ा 1H। क्यों? क्योंकि जो पहला जो डाला था ना IRNSS 1 है, उसका जो एटॉमिक क्लॉक वगैरह में दिक्कत आ गई, हीट शील्ड फेल टू सेपरेट। अच्छा, हीट शील्ड का इशू आ गया, तो IRNSS 1 देख लीजिए कि 1H। अच्छा, जो 8th सेटेलाइट था 1H, वो गया था 1A को रिप्लेस करने के लिए, वो फेल्ड टू डिप्लॉय हो गया। तो फिर हमें जो IRNSS 1I लॉन्च करना पड़े 2018 में। तो इस तरह से इसकी कहानी है। तो इन रियलिटी IRNSS 1I जो है ना, आपका 9th सेटेलाइट है ना। ऐसे ये काउंटिंग में 8th सेटेलाइट है। ओवरऑल लॉन्च देखे तो 1A 1B 1C D E F G H। 1H हम डाल रहे थे 1A को रिप्लेस करने के लिए, 1H लेकिन फेल हो गया, तो 1 फिर हमें जो है I डालना पड़ा। तो इस तरह से 9वां सेटेलाइट है एक तरह से, लेकिन कॉन्स्टलेशन में आपके 7 सेटेलाइट की ही बात है।
तो इसलिए इसका स्टेटमेंट का वन ओनली आंसर होगा। यहाँ पे ये आपको तो जानना पड़ेगा कि 1500 किलोमीटर, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पढ़ के तो जाना पड़ता है, ये आपके बहुत बड़ी चीज़ें हैं, इनके बारे में पढ़ना होगा। 62, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लाइट इज अफेक्टेड बाई ग्रेविटी। यस, आपको पता है ना, जो आपके बिल्कुल ब्लैक होल रहते हैं वो लाइट को भी अफेक्ट कर देते थे। लाइट तो ग्रेविटी से अफेक्ट होती ही हैं, ये तो आइंस्टीन वगैरह ने कह दिया बहुत पहले। द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग, हर कोई जानता, बच्चा बच्चा यूनिवर्स फैल रहा है। मैटर वाप्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम। यस, मैटर जो होता है वो अपने सराउंडिंग में, ब्लैक होल वगैरह जो है, अपना स्पेस टाइम सब कुछ को एकदम अपने आप में सोख लेता है। ये है, जैसे ही आप लाइट को आप टिल्ट करने लगो ना, लाइट को आप खींचने लगो ग्रेविटेशन के कारण, तो फिर तो स्पेस टाइम का पूरा कॉन्सेप्ट ही वहाँ पे अंदर चला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रेडिक्शंस ऑफ द एल्बर्ट आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मीडिया में बहुत ज़्यादा आ रहा था तो वहाँ से निकाला हुआ, तो सारी चीज़ें जो है एल्बर्ट आइंस्टीन की बातें से रिलेटेड है। ग्रेविटेशनल वेव वगैरह भी इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड है। विथ रेफरेंस टू द जेनेटिकली मॉडिफाइड, आ गया जीएम क्रॉप। ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था ना, थोड़े दिन पहले, जीएम मस्टर्ड के बारे में, पीटी 365 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जीएम मस्टर्ड के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या स्टेटमेंट जो है इसमें से सही है, राइट। जीएम मस्टर्ड हैज़ द जीन्स ऑफ ए सॉइल बैक्टीरियम दैट गिव्स द प्लांट प्रॉपर्टी ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस टू ए वाइड वेराइटी ऑफ पेस्ट। यहीं पे आपको यूपीएससी ने कंफ्यूज कर दिया। पेस्ट रेजिस्टेंस की जो बात है ना, वो बीटी कॉटन में होती है। जीएम मस्टर्ड में हर्बिसाइड टॉलरेंस की बात है, ठीक है। यहीं पे आपको यूपीएससी ने स्टेटमेंट चेंज कर दिया, आपको डाल दिया उसने बीटी कॉटन वाला। तो ये बोला था ना कि आपको साइंटिफिक चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। खैर ये मैंने पढ़ा दिया पीटी 365 में, तो जीएम क्रॉप से रिलेटेड आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। और पर्पस मैंने आपको यही बताया था कि क्रॉस पॉलिनेशन का अलाउ करते हैं। जीएम क्या होता है ना, सॉरी मस्टर्ड क्या होता है ना, उसमें एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। और क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा तो हाइब्रिड अच्छा डेवलप नहीं हो पाएगा, क्रॉस ही नहीं कर पाओगे, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। तो वाइल्ड वेराइटी जो मस्टर्ड की होती है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो इन्होंने क्या किया कि बार स्टार बारनेज बार टेक्नोलॉजी यूज करके उसका सेल्फ पॉलिनेशन बंद करवा दिया, मेल स्टेरिलिटी करा दी। अब मेल मर गया प्लांट के फ्लावर का, खाली फीमेल रहेगी, तो किसी और के साथ हाइब्रिडाइज करेगी। हाइब्रिडाइज करेगी तो नई वेराइटी पैदा होगी, और नई वेराइटी में बारजीन लगा के हर्बिसाइड रेजिस्टेंस दे देते हैं। तो सही बात है, ये बिल्कुल टू सही बात है। टेक्निकल क्वेश्चन आया था, लेकिन जो वेराइटीज़ हैं आपकी, बीटी कॉटन है, जीएम मस्टर्ड है, और आपका बीटी ब्रिंजल है, और गोल्डन राइस है, ये चार का आपको जो है टेक्निकल एस्पेक्ट पता होना चाहिए। जीएम मस्टर्ड हैज़ बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय द आईएआरआई एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ने दिल्ली यूनिवर्सिटी का काम है ये, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का काम है, इसलिए टू ओनली होगा। ये नॉलेज चाहिए थी, रिक्वायरमेंट है उतने, जानना पड़ेगा। ओके, टर्म्स और जो है उसके न्यूज़ में, बेले टू एक्सपेरिमेंट आर्टिफिशियल, ये सब पूरा जो पीटी 365 मंथली मैगजीन में आता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल करेंसी, इतना तो आपको पता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी। तो टू तो आपको पता, तो कम से कम आप इतना तो एलिमिनेट कर सकते, इतना आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्रिस्पर कैस9 पार्टिकल फिजिक्स के लिए नहीं यार, क्रिस्पर कैस9 भी बहुत न्यूज़ में थी। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है, जीन को काटने के लिए, जोड़ने के लिए क्रिस्पर कैस9 का यूज़ किया जाता है। हद से ज़्यादा इस पर पीटी 365 मंथली मैगजीन में मटेरियल आया हुआ था। तो ये गलत है, हम जानते हैं, जो 3 गलत है। तो फिर आपको फर्स्ट बेले जानने की ज़रूरत क्या है? हाँ, बेले जानने की ज़रूरत क्या, बताइए। 3 तो आप जानते हैं कि क्रिस्पर कैस9 जो है पार्टिकल फिजिक्स में नहीं यूज़ होता है। ये सब क्रिस्पर कैस9 जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। इस पर 1000 आर्टिकल आए थे पूरे पीटी 365 मंथली मैगजीन में, पेजेस भर देते थे, जैसे कि टीबी के लिए भर देते हैं। तो वो हो गया, तो फिर आंसर तो निकल गया ना। बेले टू एक्सपेरिमेंट एक्चुअली जापान में ना पार्टिकल फिजिक्स में किया जा रहा है, पार्टिकल फिजिक्स में मेजॉन को समझने के लिए, ठीक है, वहाँ से निकाला हुआ है। तो पार्टिकल फिजिक्स जो है यहाँ पे बेले टू एक्सपेरिमेंट का था, यहाँ पे किया हुआ है। और बाकी क्रिस्पर कैस9 के लिए यहाँ पे कुछ नहीं डला हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं डली हुई है ना। तो इस तरह से आंसर 2 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, जब आप किसी साल की तैयारी करेंगे तो उस साल तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा, बाद में भले टफ लग सकता है, क्योंकि जो चीज़ न्यूज़ में थी उस टाइम पे थी। 65, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब कार्बन फर्टिलाइजेशन। इसमें कई लोग जो है कंफ्यूज हो गए। कार्बन फर्टिलाइजेशन, अभी एक कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा। अब होता क्या है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा कर दें, बहुत ज़्यादा कर दें। अब होता क्या है, आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड H2O वगैरह मिल के लाइट की प्रेजेंस में, सनरेज की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनसे उनका कार्बन आपका जो मटेरियल बनता है C12H22O11 करके, और फिर बाकी जो है साथ ही साथ वाटर वगैरह रिलीज होता है, ऐसा कुछ होता है।
तो मिला जुला के कार्बन डाइऑक्साइड की प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि फोटोसिंथेसिस में जो है आपका प्लांट जो है वो ऑक्सीजन यूज़ करता है, कुछ लोगों को लगता है कि प्लांट जो है रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है। कंफ्यूज मत होइए, प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस में CO2 का यूज़ करता है। इसी तरह से प्लांट जो है कार्बन को सिक्वेस्टर करता है, प्लांट जो है कार्बन जमा करता है, उससे उसका ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है। लेकिन रेस्पायरेशन में जैसे आप हैं वैसे प्लांट है, वो भी ऑक्सीजन का ही यूज़ करता है रेस्पायरेशन में। सो डोंट गेट कन्फ्यूज, प्लांट का रेस्पायरेशन भी ऑक्सीजन से होता है, आपका भी रेस्पायरेशन ऑक्सीजन से होता है। फर्क यही है कि आप फोटोसिंथेसिस नहीं करते हो तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन नहीं करते हो, प्लांट करता है। अब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो प्लांट में ना इंक्रीज ग्रोथ होगा एक लिमिट तक, उसके बाद प्लांट की भी टॉलरेंस कैपेसिटी होती है, नहीं होगी। बट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर दी कार्बन डाइऑक्साइड की तो उसमें इंक्रीज ग्रोथ होगा, इसी चीज़ को हम लोग कार्बन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। 66। अब ये पूरा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में दिया हुआ है कि आपके जो है AC मशीन खुद से ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रहा है, ऑल लाइट फैन जो आपके सोने पे, क्यों? क्योंकि सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी हुई है। और जिसने इस पैराग्राफ को पढ़ने में 1 घंटा लगाया होगा उसका पेपर छूटा है, पेपर छूटा है, ठीक है। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात है कि सब जगह इंटरनेट लगा हुआ है आपके वॉशिंग मशीन में, सब कुछ में, और सारे मैसेज ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाता है। बड़ा सा पैराग्राफ। इसी तरह से एक पैराग्राफ आ गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, उस पर भी बड़ा सा पैराग्राफ, तो अंत में निकला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक। 67 विथ रेफरेंस टू द सोलर पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन वेपर्स यूज इन द फोटोवोल्टेइक यूनिट्स। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट नहीं है, इंडिया के पास सिलिकॉन वेफर वगैरह बनाने में दिक्कत है। फाइनली इंडिया खाली मॉड्यूल बनाती है, इंस्टॉलेशन करती है, सारा चीज़ जो है इसका इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से इंपोर्ट होता है अच्छा खासा। इसीलिए तो US वगैरह की बात हो रही थी, वो लोग जो है परेशान कर रहे थे इंडिया को कि हमारा इंपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। इंपोर्ट करता है इंडिया ना, तो ये रॉन्ग है। द सोलर पावर टैरिफ्स आर डिटरमाइंड बाय द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप बात कर रहे हैं सेकी की, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की नहीं। जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होती हैं, जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होती हैं, वही सोलर एनर्जी पावर का जो टैरिफ होता है वही डिटरमाइन करती है। अभी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और दोनों आंसर भी देखिए नाइदर 1 और 2 है, तो ये तो पढ़ के जाएँ तभी हो सकता है। और उस टाइम पे न्यूज़ में था क्योंकि सोलर पावर की बहुत बात हो रही है, आज भी रहता है, तो द हिंदू वगैरह में ऐसा कुछ कुछ आया था तो वहाँ से निकाला हुआ है। 68 द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल टू, हाँ अब ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बड़ा आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टेपल कमोडिटीज मतलब मोस्ट पॉपुलर कमोडिटीज जो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से मिडिल 18th सेंचुरी में एक्सपोर्ट करती थी, तो क्या करती थी? पहले ये सोचिए कि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेगी कि मैन्युफैक्चर्ड करेगी, तो इतना तो समझ में आ गया कि रॉ मटेरियल करेगी, ठीक। अब ऑप्शन देखिए यहाँ पे, पहला ऑप्शन है रॉ कॉटन, ऑयल सीड। ऑयल सीड का कहाँ से? इंडिया में ऑयल की आज तक कमी है। इंडिया ऑयल, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि इंडिया जो है ऑयल इंपोर्ट करती है बहुत ज़्यादा, पहले भी ऑयल नहीं होता था। ऑयल ऑयल इस एरिया में कहाँ होता है? ऑयल तो सूखे एरिया में होता है, इस एरिया में कहाँ होता है ऑयल? हाँ, ऑयल तो पंजाब वगैरह के एरिया में, राजस्थान के एरिया में होता है। सरसों का भी तेल अगर मान के चलें तो इस एरिया में तो चावल होता है, थोड़ा गेहूं भी होता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं था, ऑयल सीड वगैरह की बात नहीं आएगी। देन कम्स शुगर, सॉल्ट, जिंक एंड लेड, ये सब भी नहीं है। सॉल्ट वगैरह इतना कहाँ से बंगाल के एरिया में, तो गुजरात के एरिया में होगा ना। देन कम्स कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइसेस एंड टी। यार स्पाइस, टी तक ठीक था, लेकिन स्पाइसेस कहाँ से आ गए? और गोल्ड सिल्वर सारा आपने डाल दिया यहाँ पे। कॉपर तो आपके राजस्थान के एरिया से बहुत ज़्यादा होगा, खेतरी एरिया। अब ये ऑप्शन देखिए, कॉटन, ऐसा है कि कॉटन पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है, दूसरे एरिया से भी आएगा तो आपको कॉटन वहाँ से लेके जा सकते हो थोड़ा बहुत। सिल्क के लिए आपको पता है कि पूरा का पूरा असम और बंगाल का एरिया फेमस है, बिहार का एरिया भी फेमस है, उड़ीसा का भी एरिया फेमस है, तो सिल्क आपको सही लग रहा है। सॉल्ट पेटर, ये क्या हो गया? हाँ, जो गन पाउडर बनाने के लिए आज भी आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत पुरानी फैमिलीज हैं वहाँ पे, गरीब फैमिली जो एक टाइम पे जो है ये गन पाउडर बनाती थी। एंड देन कम्स ओपीएम। ओपीएम तो आपको पता है एनसीईआरटी में इमेज दी हुई है कि ओपीएम ढो के लोग लेके जा रहे हैं, बैग बैग बनाया हुआ है, और कहाँ जा रहा है वो? चाइना भेजा जा रहा है बगल में, ये सिक्किम से होके, और क्या सिक्किम से होके ऊपर से होके चाइना भेजा जा रहा है, तिब्बत के एरिया से। बंगाल के एरिया बंगाल एरिया से, सैंडी एरिया से यूज़ करके साल्ट पेटर बनाते थे और फिर इसको बाहर भेजते थे। शोरा हुआ बारूद में यूज़ करने के लिए, एंड कॉटन भी साथ में।
सिल्क भी साथ में, ओपियम भी साथ में। लोगों को कन्फ्यूजन यहाँ पे कॉटन के कारण हुआ था, बट या इस एरिया में भी कॉटन होता, थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट में भी होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द चंपारण सत्याग्रह। बच्चों वाला क्वेश्चन, ज्वाइनिंग ऑफ पेजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट। इंडिया नेशनल मूवमेंट चल रही थी, होम रूल वगैरह चल रहा था, लेकिन आपने फार्मर पे तो आज तक ध्यान नहीं दिया था। और चंपारण सत्याग्रह में इंडिगो का कल्टीवेशन फोर्सफुली कराया जा रहा था और पैसा नहीं दिया जा रहा था ठीक से। तो फार्मर जो थे ना, पेजेंट जो थे, वो लोग जुड़ गए किसके साथ, महात्मा गांधी के साथ या नेशनल मूवमेंट के साथ। यही उसका मेन जो है उसका कंट्रीब्यूशन था। और देखिए, एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर स्टूडेंट वीमेन, नहीं यार, वो क्यों? जब आया है, केस उठा है चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण में नील की खेती के लिए, तो वीमेन और लॉयर स्टूडेंट्स की बात कहाँ से होगी? दलित ट्राइबल कम्युनिटीज इन द नेशनल मूवमेंट, वो चंपारण में बहुत ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी है ही नहीं, उनकी बात ही नहीं थी। ड्रास्टिक डिक्रीज इन द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप एंड कमर्शियल क्रॉप, ड्रास्टिक डिक्रीज जो है उसका सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट नहीं है, तुरंत ड्रास्टिक डिक्रीज हुआ भी नहीं था। ड्रास्टिक डिक्रीज मेनली किस लिए हुआ है, पहले भी दूसरे पेपर में डिस्कस हो चुका है कि एक्चुअली में इंडिगो की कल्टीवेशन इंडिया में इसलिए कम हुई कि जो आर्टिफिशियल डाइज थे ना, ये जर्मनी वगैरह में बनने शुरू हो गए। आर्टिफिशियल डाइज बनने लगे तो वो सस्ते में फैक्ट्री में उत्पादन हो रहे हैं। अब इसको फसल पैदा करने में जो है सालों साल लग रहा है और उतनी उत्पादन भी नहीं हो रही। तो जब चीप, जैसे प्लास्टिक ने वुड को रिप्लेस कर दिया ना, मेटल को रिप्लेस कर दिया काफ़ी हद तक, उसी तरह आर्टिफिशियल डाइज ने इंडिगो को रिप्लेस कर दिया। तो ये कारण था। तो ड्रास्टिक डिक्रीज नहीं हुआ था चंपारण सत्याग्रह के कारण, है ना। ठीक है, लठियाल चले गए वहाँ से, बट उसके कारण ड्रास्टिक डिक्रीज नहीं हुआ था, दूसरे एरिया भी थे उत्पादन करने के लिए। तो चंपारण सत्याग्रह का मेन बात यह है कि पेजेंट जो हैं वो इंडिया के बाकी नेशनल मूवमेंट के साथ वो भी जुड़ गए। उनका कहना था कि हम भी जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। 70, हु अमंग द फॉलोइंग वर द फाउंडर्स ऑफ द हिंद मजदूर सभा इस्टेब्लिश इन 1948। नाउ दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस इन द एग्जाम यू माइट स्किप एक्चुअली। बंगाल के एरिया में बना था हिंद मजदूर सभा, 1948 में बना है वो भी। देखिए 1947 में नहीं बन रहा, ये 1948 में बन रहा है, आज़ादी के 1 साल बाद। इसकी नॉलेज कितनी होगी, न या स्पेक्ट्रम में मिलेगा, न शेखर बंदोपाध्याय में मिलेगा, न कुछ खास नेशनल न्यूज़पेपर में आया था, केरला वगैरह की बात हुई थी तो वहाँ आया था। इसका सॉल्यूशन में विजन ने भी जब सॉल्यूशन दिया तो जो आर्टिकल का रेफरेंस दिया, 2007 का रेफरेंस दिया कि द हिंदू में देखिए ये आया था, वहाँ से हमने आंसर निकाला। इतनी मजबूरी हुई। तो ऐसे क्वेश्चन को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। 70 का आंसर डी है, बस इतना जान लीजिए। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया द स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग टू। ठीक, यूपीएससी का फेवरेट बुद्धिज्म जैनिज्म, तो इतना तो कम से कम आप एलिमिनेट करके चले जाइए ऐसे केस में, ठीक है। बुद्धिज्म जैनिज्म इनके फेवरेट हैं, तो आपको कुछ ना समझ में आया तो 2 एलिमिनेट कर दीजिए, अब 2 बचे हुए। नितिन सिंघानिया में शायद दिया हुआ था, आप देख लीजिएगा। स्थानकवासी जैनिज्म का सेक्ट है, बुद्धिज्म का नहीं है। जो आपका स्थूल बाहु था, भद्र बाहु थे, ये भी आपके जैनिज्म के सेक्ट थे, लेकिन मैंने उसका कभी यूज़ किया था जो चीज़ें स्थिर रहती हैं, स्थावर विदावदेन, तो उसके हिसाब से अब मैंने बुद्धिज्म में यूज़ किया था। बट स्थानकवासी जो है वो जैनिज्म में है। अब इसका पढ़ के जाना है नितिन सिंघानिया वगैरह, तो वहाँ से हो सकता है। अदरवाइज 2 एलिमिनेट करिए, चांस लीजिए। 72, विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 एंड 2। अब ये जो है द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, बुलंद दरवाजा का डिस्कस हुआ था, तो वहाँ से क्वेश्चन उठाया हुआ है। वाइट, ये आपके ना नितिन सिंघानिया में था, ना आपके एनसीईआरटी फाइन आर्ट में था, कहीं नहीं था। अब मैं इसको ज़बरदस्ती कैसे बोल दूँ कि नहीं यहाँ था? नो, नहीं था तो नहीं था। वाइट मार्बल वॉज यूज इन मेकिंग बुलंद दरवाजा एंड खनका एट फतेहपुर सिकरी। रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वर यूज इन मेकिंग बड़ा इमामबाड़ा एंड रूमी दरवाजा एट लखनऊ। दोनों में से कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। मज़ेदार बात ये है, इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे फिर? मार्बल का टाइप डिस्कस हो रहा है कि व्हाइट मार्बल आर यूज्ड, और कोई भी जो देखेगा ट्रिकबाजी तो वो करेगा कि हाँ भाई यूज़ हुआ होगा। रेड सैंडस्टोन, हाँ भाई यूज़ होगा। इतनी डिटेलिंग तो नहीं देगा यूपीएससी, बट यूपीएससी ने बोला कि दोनों गलत है। और आप चिंता मत करिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं ये क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं आंसर तो बोल दे रहा हूँ, मतलब सीधा सीधा यहाँ पे नहीं पढ़ा, तो मैं क्या करूँ? इसमें विजन तक ने रॉन्ग आंसर दिया। विजन ने वहाँ पे ए आंसर दिया, 1 ओनली, नाइदर है, दोनों बातें गलत है। तो जब बड़े बड़े कोचिंग भी नहीं बता पा रहे इतना रिसर्च करके आंसर, तो मैं ज़बरदस्ती कहाँ से आंसर निकाल दूँ? यहाँ पे होते हैं कुछ चीज़ें गलत होने के लिए होती हैं। विजन क्यों गलती करके चला गया, या कोई और क्यों गलती करके चला गया कि जब आप बुलंद दरवाज़ा को पढ़ेंगे तो ऐसे तो ये मोस्टली रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत आपको रेलिंग वगैरह दिख रहा है, वहाँ पे वाइट मार्बल, ब्लैक मार्बल यूज़ किया। तो विजन ने सोचा कि तो इसके हिसाब से हम बोलेंगे कि ये वाइट मार्बल का बना हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, विकीपीडिया सबसे बढ़िया।
बुलंद दरवाजा इज मेड अप ऑफ रेड एंड बफ सैंडस्टोन, तो मेनली रेड सैंडस्टोन यूज किया, डेकोरेटेड बाय वाइट एंड ब्लैक मार्बल, ठीक, डेकोरेटेड बाय वाइट एंड ब्लैक मार्बल। और यहाँ पे यूपीएससी ने क्या बोला है, व्हाइट मार्बल वाज यूज्ड इन मेकिंग बुलंद दरवाजा एंड खनका एट फतेहपुर सिकरी, इसको इन्होंने रॉन्ग बोल दिया, क्योंकि मेनली तो व्हाइट मार्बल यूज नहीं हुआ ना बनाने के लिए, इस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट को इंटरप्रेट किया अपने हिसाब से। बट अंदर देखे तो आपकी रेलिंग में यूज हुआ व्हाइट मार्बल, तो वो भी गलती कर बैठे, क्वेश्चन हिंदू में आए हुए आर्टिकल के कारण आ गया। ऐसा कॉलम कौन पढ़ता है, बुलंद दरवाजा एंड रूमी दरवाजा गेटवे टू हेवन, ऐसा क्वेश्चन को मतलब ये सब कौन पढ़ेगा, बट आया। फतेहपुर सिकरी का जो खनका बोल रहे हैं वहाँ भी मोस्टली रेड सैंडस्टोन ही यूज़ किया गया था, इसीलिए उसको उन्होंने मतलब यूपीएससी का इंटरप्रिटेशन है कि हमने बोला ऐसे व्हाइट मार्बल वाज यूज, तो हमारा कहने का मतलब है मेन मटेरियल, उस हिसाब से स्टेटमेंट रॉन्ग है। बाकी जो रूमी दरवाजा और बड़ा इमाम बाड़ा है, यहाँ पे ब्रिक एंड लाइम यूज किया हुआ इंस्टेड ऑफ स्टोन, दैट इज वाई नाइदर 1 and 2, ओके। दिस वॉज ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द पीपल गॉट इट रॉन्ग इंक्लूडिंग विजन, ठीक। ये क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स इलाबोरेटली डिस्कस्ड अबाउट डायमंड्स एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया, जब आप एनसीईआरटी की ट्रैवलर पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे टैवर्नियर के बारे में दिया हुआ है कि ही वाज इंटरेस्टेड इन डायमंड, सीधा सीधा एनसीईआरटी से स्टेटमेंट उठा के वर्ड उठा के क्वेश्चन डाला हुआ है। 12th क्लास की एनसीईआरटी मैंने आपको पढ़ने को बोली है ना, मिडिवल और एंशिएंट वाली, कम से कम वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के डाला हुआ है। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड, आराम से मैत्रेय बुद्धा, ये आपके एनसीईआरटी में तो नहीं लेकिन इसमें दी हुई थी, नितिन सिंघानिया में दी हुई थी, लूसेंट में भी दिया हुआ था, तो ये इजी क्वेश्चन था। अगेन बुद्धिज्म जैनिज्म का 2 क्वेश्चन हो गए ना ऑलरेडी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली, टू सिक्योर ए फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, ओके, टू मेंटेन ए लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंसेस, या टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर, यस, टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश पार्लियामेंट्स ओवर द इंडियन स्टेट, यस, ये सारे थे। लेकिन फिक्स्ड इनकम फॉर द कंट्री के लिए वो लोग नहीं कर रहे थे। देखिए, वो आपको आर्मी दे रहे हैं, लेकिन आर्मी के बदले आप खर्चा दे रहे हैं, तो उनको इनकम की बात नहीं थी। आर्मी मेंटेन करने में जितना एक्सपेंस आ रहा है वो एक्सपेंस निकालते थे, इनकम के लिए नहीं करते थे, फिक्स इनकम के लिए। मेन था कि उनको नेपोलियन से डर था कि वो इधर ना आ जाए। दूसरा उनको ये था कि ये जब अपनी सेना देते थे, अब सब्सिडियरी अलायंस, तो सब्सिडियरी का यार इजी है ना, सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडियरी का मतलब ही होता है कि आप ब्रिटिश के सब्सिडियरी हो, तो ये तो पक्का रहेगा, ये मतलब रहेगा। यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, और यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, किसके लिए कंफ्यूज हो गए आप, नेपोलियन का सोच के और ये सोच के। हाँ, नेपोलियन से उस टाइम पे डर था, इनको रशिया से भी डर था एक टाइम पे, ऐसी चीज़ें करते थे ये लोग। लेकिन हमें जो है ये एलिमिनेट करना है कि उस इनकम का सोर्स नहीं था ये सब्सिडियरी अलायंस, ओके, इनकम के लिए नहीं था। ब्रिटिश प्रोविंसेस से इनकम लेते थे, सब्सिडियरी अलायंस से इनको कोई इनकम की बात नहीं थी। 76, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। अगेन मैंने बोला ना आपको, इंग्लिश एजुकेशन का अराइवल इंडिया में, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये पढ़ाया हुआ है, स्पेक्ट्रम देख लीजिएगा। इन चीज़ों का कोई उपाय नहीं है, पढ़ के जाना होगा। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इससे भी हुआ था एजुकेशन के लिए, यहाँ पे खर्च देने की बात हुई थी कि हम इतना 1 लाख रुपया जो है डेडिकेट करेंगे इंडियन पॉपुलेशन के एजुकेशन के लिए। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ओरिएंटल एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी से क्या निकला फाइनली, अंत में जो है ओरिएंटल को हटा के इंग्लिश एजुकेशन देने की बात होने लगी। ये सारी चीज़ें, वुड डिस्पैच, सब कुछ जो एजुकेशन से रिलेटेड है। 2 क्वेश्चन आ गए एजुकेशन वाले चैप्टर से, बताइए और कुछ नहीं मिल रहा था क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। देखिए, इसमें आर्टिफिशियल लेक और नॉन आर्टिफिशियल लेक की बात है, तो इतना जान लीजिए कि उत्तराखंड का जो नैनीताल है, कहीं भी ताल लगा हुआ है तो वो हिमालयन ओरिजिन से है ना। ताल ऐसे ही बनते हैं, कई सारे हैं ताल इस तरह के, हिमालयन ओरिजिन से। थोड़ी भी ज्योग्राफी पढ़िएगा तो ताल तो आप काट दीजिएगा। रेणुका लेक जो है, यहाँ पे रेणुका लेक के बारे में इतना समझिए कि चूंकि भगवान वगैरह के नाम पे, देवी के नाम पे है, तो ये आर्टिफिशियल नहीं होगा, है ना। रेणुका लेक भी नहीं होगा। कोई आर्टिफिशियल बनता है तो राजा रानी अपने नाम पे या तो बनवाएगा, और नहीं तो फिर क्या करेगा, वो किसी प्राइम मिनिस्टर के नाम पे बनवाएगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो रेणुका को आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे, नैनीताल के ताल से एलिमिनेट कर सकते थे। बाकी बच गया कोलेरू लेक और कोडाई कनाल। अब बताइए कि कोलेरू लेक है कहाँ। यहाँ पे कृष्णा गोदावरी आ रही है ना, इन्हीं दोनों के बीच में जो यहाँ पे ऐसे लेक कोलेरू लोकेटेड है अंदर में। ये आर्टिफिशियल नहीं क्रिएट किया गया। डेल्टा के एरिया में आप लेक समुद्र के पास क्यों क्रिएट करोगे, हाँ, ये आर्टिफिशियली नहीं क्रिएट किया हुआ है।
अब सो वी विल गो विथ अपने नॉलेज के बेसिस पे और ये एलिमिनेशन पे कि ये लेक कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश में होना एक कोस्टल एरिया में आर्टिफिशियल लेक बनाना ये मूर्खता नहीं तो और क्या है। नैनीताल उत्तराखंड में ताल लगे से हम एलिमिनेट करेंगे, और रेणुका चूंकि भगवान का है तो आर्टिफिशियल लेक का नाम ऐसा नहीं होता। आप जनरली आप देखोगे तो आर्टिफिशियल लेक बनाओगे तो भगवान के नेम पे नहीं डालोगे, जो एंशियंट टाइम से चल रहा है नेचुरल उसका डालोगे, है ना। मानसरोवर लेक देख लो ना आपको, अगर नहीं विश्वास हो रहा तो। ठीक, तो कोडई कनाल इस तरह से आप 3 एलिमिनेट करके प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो गवर्नमेंट स्कीम पढ़नी है कहाँ से, रेफरेंस वाली कौन सी, मेन वाली, और ये स्किल इंडिया मिशन से रिलेटेड है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो ये आपको अच्छे से जाननी है। इसमें 2 और 3 सही है। इट अमंग अदर थिंग्स विल ऑल्सो इम्पार्ट ट्रेनिंग इन सॉफ्ट स्किल एंटरप्रेन्योरशिप फाइनेंशियल डिजिटल, जनरल स्टेटमेंट ये तो सही होगा। इट एम्स टू अलाइन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री इन द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। जो लोग ऑलरेडी अनरेगुलेटेड वर्क फोर्स में हैं उनको आप सर्टिफिकेशन दे दोगे तो उनकी कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगी। 2 और 3 सही है, 1 क्यों सही नहीं। इट इज़ द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, जब मिनिस्ट्री बन चुकी है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री, तो उसके अंदर आएगा ना। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री कब आई थी? हाँ, ये मिनिस्ट्री 2018-2019 के बीच में इस्टेब्लिश हुई थी। अच्छा, नहीं, नवंबर 2014 में इस्टेब्लिश हो गई थी। तो जब स्किल डेवलपमेंट की अलग से मिनिस्ट्री आ गई है तो फिर वो उसको लेबर एम्प्लॉयमेंट की मिनिस्ट्री में क्यों डालेंगे, जब ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। एमएसडीई से तो सारे काम चल रहे थे, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो फर्स्ट आप एलिमिनेट कर सकते थे ना। फर्स्ट एलिमिनेट करते तो आपकी प्रॉब्लम तो आधी खत्म थी, 2 और 3 और ऐसे बच रहा था। ऐसे कंडीशन में 2 स्टेटमेंट के लिए जाइए आप, और बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है, दोनों सही लग रहे हैं एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं 79 पे। इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू स्वराज्य सभा, है ना। वेरी इजी क्वेश्चन, स्वराज्य सभा, स्वराज्य सभा, और वो 1920, तो 1920 में इंडिया में था ही क्या। 1920 में इंडिया जो भी था चल रहा था ऑल इंडिया होम रूल लीग, और वही खत्म हो रहा था, उसी का नाम जो है स्वराज्य सभा करके चेंज कर दिया गया था। किस लिए किया गया था? क्योंकि तिलक की मृत्यु हो गई तो तिलक को इज्जत देने के लिए तिलक ने स्वराज की बात की थी ना, इसीलिए। और ऑल इंडिया होम रूल लीग को कौन चला रहे थे? एक तो एनी बेसेंट चला रही थी, दूसरा तिलक चला रहे थे। तो तिलक की डेथ हो गई तो गांधी जी ने बोला कि गांधी जी ने कि भाई इसका नाम ऑल इंडिया होम रूल की जगह स्वराज सभा कर दो, तिलक को इज्जत देने के लिए। ऐसे बनाते हैं, स्पेक्ट्रम से सॉल्व कर सकते थे। हिंदू महासभा कहाँ से आ गया? साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन कहाँ से आ गया? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी कहाँ से आ गया? कुछ भी अपने मन से, हाँ, ऐसे आर्टिफिशियल ऑप्शन दोगे तो बच्चा सॉल्व कर लेगा। विच आप देखिए इंग्लिश के वर्ड और हिंदी के वर्ड से भी हो गया वहाँ पे, होम रूल, स्वराज सभा, तिलक की बात याद रखेंगे तो हो जाएगा। याद रखिए ना, स्वराज की बात है तो स्वराज का वर्ड किसने दिया था? सबसे पहले तिलक ने दिया था, और तिलक होम रूल लीग में काम करते थे। 1920s के अराउंड उनकी मृत्यु हुई थी, गांधी जी आ गए थे, तो फिर सिंपल था। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीस्ट? 3 बंधु मित्रा रोड, नील दर्पण। अब ये जो है आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, मॉडर्न स्पेक्ट्रम पढ़िएगा ठीक से तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आनंद मठ बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये तो 1863 में हुआ था, मुझे जहाँ तक याद है। स्वामी दयानंद सरस्वती इस्टेब्लिश्ड आर्य समाज, ये कब हुआ था? आर्य समाज बना था 1875 में बता रहे हैं, और दीनबंधु मित्रा का नील दर्पण जो है 1859 अराउंड बता रहे हैं, और सत्येंद्र नाथ टैगोर का जो है इंडियन सिविल सर्वेंट 1863 में बने थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 के बाद। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कब लिखी थी? कांग्रेस बनने के 3 साल पहले बता रहे हैं, 1882 में, तो आप भी देख लीजिए 1882 में लिखी गई थी। तो ये आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि नील दर्पण जो है ना, बंगाल में जब नील की खेती के खिलाफ काफ़ी विद्रोह हो रहा था तब की बात है, तो काफ़ी पहले की बात है। चंपारण वाले से रिलेट ना करें, बंगाल में भी इंडिगो कल्टीवेशन के खिलाफ वहाँ पे विद्रोह हुआ था। इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वाले में। तो 81 से 100 करेंगे, ठीक है। पहले काफ़ी ज़्यादा एलिमिनेट हो रहा था, लेकिन अभी अब देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पे सीधे सीधे नॉलेज चाहिए, इसलिए मैंने पहले आपको डिस्क्लेमर दे दिया था, तब नाराज मत होइएगा। जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक ही होगा, है ना। फेकिस्तान नहीं बनाना है, राइट। चलिए, टेक केयर, अगले वाले में मिलते तो इसको वाइंड अप कर देंगे।